वेलकम बैक क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया था कॉन्स्टेंट्स तक, क्या क्या एसक्यूएल की कॉन्स्टेंट्स हैं और वो क्या क्या करती हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टेंट्स जब हम अप्लाई करते हैं विद एग्जांपल्स, इनका क्या अफेक्ट होता है हमारे डेटाबेस पे, क्या सॉल्यूशंस ये हमें प्रोवाइड करते हो जब हमने कॉन्स्टेंट्स नहीं लगाई तो हमारे डेटाबेस के स्टेट में, और आफ्टर कॉन्स्टेंट्स लगा के हमारा डेटाबेस के स्टेट में आ जाता है। कॉन्स्टेंट इनफोर्स एट कॉलम लेवल इज क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉलम डेफिनेशन, ऑलवेज रेफर टू अ सिंगल कॉलम। दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन ये होती है कि जब हमने कॉलम डिफाइन करना है, जैसे टेबल क्रिएट कर रहे थे साथ ही उसी कॉलम डेफिनेशन दे रहे थे, उसी कॉलम डेफिनेशन में आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दें। जिस तरह आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाते हैं फॉरेन की, सेम वैसे ही उसी टाइम पे आप नल नॉट नल कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दें। और हमेशा कंस्ट्रेंट जो है वो सिंगल कॉलम पे लगती है, मल्टीपल कॉलम पे भी लगती है। डिफरेंट कंस्ट्रेंट डिफरेंट कॉलम्स पे लग सकती हैं, और एक मल्टीपल कॉन्स्टेंट एक सिंगल कॉलम पे भी लग सकती है। सेंटेक्स क्या है, अब एक्चुअल हमारा कॉन्स्टेंट लगाने का वो क्या है, कॉन्स्टेंट का कीवर्ड। सिमिलर जिस तरह हम टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट का कीवर्ड, ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट लगानी है तो कौन सा कीवर्ड, कॉन्स्टेंट का कीवर्ड। कॉन्स्टेंट का नेम, ये आपकी मर्जी, आप अपनी कॉन्स्टेंट का कोई नाम डिफाइन करना चाहते हो या नहीं डिफाइन करना चाहते। एंड देन कॉन्स्टेंट टाइप, नॉट नल है, डिफ़ॉल्ट है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, कौन सी कॉन्स्टेंट है। टाइप में आपने कॉन्स्टेंट की टाइप लिख देनी है। कॉन्स्टेंट नेम, आपने अपनी मर्जी से कोई भी कॉन्स्टेंट नेम डिफाइन कर देना। अगर आप कोई भी कॉन्स्टेंट नेम नहीं लिखते तो भी आपकी कॉन्स्टेंट जो है वो काम करती है। ओके, फर्स्ट वन हमारी कॉन्स्टेंट क्या थी, नॉट नल कॉन्स्टेंट। हम नॉट नल कॉन्स्टेंट की सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे कि नॉट नल कॉन्स्टेंट करती क्या है। ये मैंने बताया था, नॉट नल कॉन्स्टेंट क्या करती है, अलाउ नल्स अलाउ नहीं करती। इन एसक्यूएल सर्वर द नॉट नल कॉन्स्टेंट इंश्योर्स दैट कॉलम कंटेन नो नल वैल्यूज, कॉलम कंटेन नो नल वैल्यूज। एग्जाम्पल पे आ जाए, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज। टेबल क्या क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज का। उसमें दो कॉलम क्रिएट करने हैं, एक एम्प्लॉय आईडी, सेकंड वन इज एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय आईडी के डाटा टाइप क्या है, डेसिमल। लेंथ उसकी क्या डिफाइन की हुई है, 3। देन पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ, कीवर्ड कॉन्स्टेंट एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉयज यहाँ से आएंगे, एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को, एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को पीके प्राइमरी की बना दो। और आगे आपकी कॉन्स्टेंट की टाइप, दिस सेंटेक्स इज कॉन्स्टेंट का कीवर्ड नेम ऑफ कॉन्स्टेंट। अपनी मर्जी से आप कोई भी यहाँ पर नेम डिफाइन कर दें, और देन प्राइमरी की। हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज अंडरस्कोर EMP ID अंडरस्कोर PK इसलिए डिफाइन किया ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए कि एम्प्लॉयज के टेबल के एम्प्लॉय आईडी कॉलम को प्राइमरी की बना दो। पीके का मतलब प्राइमरी की बना दो, और आगे उस कांस्टेंट का नाम लिख दिया। सेकंड कॉलम मैंने क्या डिफाइन किया, एम्प्लॉय नेम, उसकी डाटा टाइप वाचर, और कांस्टेंट एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम को EMNM। ये मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से एम्प्लॉय नेम डिफाइन कर दिया। फर्स्ट टू कीवर्ड एम्प्लॉय, देन नेम के फर्स्ट टू कीवर्ड नेम, और फिर NN नॉट नल कॉन्स्टेंट। NN स्टैंड फॉर नॉट नल कॉन्स्टेंट। ये आप नाम लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। अगर आप सिंपल यूँ लिख दें, इसका अल्टरनेट सेंटेक्स बताया हुआ है कि क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी डेसिमल, प्राइमरी की। ये प्राइमरी की टाइप जो इसने बता दिया है कि एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम पे कॉन्स्टेंट किसकी लगा दो, प्राइमरी की। नॉट नल सिंगल कीवर्ड लिखा एम्प्लॉय नेम के साथ, इसने ये बता दिया कि एम्प्लॉय नेम पे कौन सी कॉन्स्टेंट लग जानी चाहिए, नॉट नल। तो अब ये सेंटेक्स फॉलो करें या ये सेंटेक्स फॉलो करें, यानी कि सिंपल आप कॉन्स्टेंट की टाइप लिखते हैं तो भी कॉन्स्टेंट आपके कॉलम में लग जाएगी। आप कॉन्स्टेंट के कीवर्ड के साथ कॉन्स्टेंट की टाइप लिखें तो भी आपकी कॉन्स्टेंट आपके कॉलम में लग जाएगी। आप कॉन्स्टेंट के साथ कॉन्स्टेंट नेम अपनी मर्जी से डिफाइन करके कॉन्स्टेंट टाइप लिखें तो भी आपकी कॉन्स्टेंट आपके कॉलम पे लग जाएगी। सॉरी, ओके, नॉट नल कॉन्स्टेंट हो गई हमारे पास। अब कुछ कंडीशन नॉट नल की बताई हुई है, वो क्या है जो आपको याद रखने पॉइंट्स। नॉट नल कंस्ट्रेंट कैन ओनली बी डिफाइन एट कॉलम लेवल। ऑब्वियसली कोई भी कॉन्स्टेंट जो है वो रो लेवल पे नहीं लग सकती। कीवर्ड कॉन्स्टेंट्स एंड कॉन्स्टेंट नेम आर ऑप्शनल पैरामीटर बट आर रिकमेंडेड टू यूज़। ये कॉन्स्टेंट का कीवर्ड और यहाँ पर जो आपने इसका नाम लिखना है ये ऑप्शनल है, मगर रिकमेंड किया जाता है कि आप ये लिखें ताकि यूजर्स को एटलीस्ट समझ आए कि आपने यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाई। एट द एंड ऑफ द डे आप जिसके लिए सिस्टम बना के दे रहे हैं उन्हें एटलीस्ट समझ आए कि यार यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट लगी है, तो उन्हें नॉलेज हो कि व्हाट दिस प्राइमरी की इज़, व्हाट दिस नॉट नल इज़। अगर आपने पीछे कॉन्स्टेंट का कीवर्ड लिखा होगा, उसका नाम डिफाइन किया, देन
थोड़ी बहुत हमें समझ आई यार, अच्छा ये कोई कॉन्स्टेंट है जो लगाई हुई है इसने इस कॉलम पे, उसकी वजह से डाटा इस किस्म का हमारे पास गेट हो रहा है। सेकंड एग्जांपल इज यूनिक कांस्टेंट इन एसक्यूएल सर्वर। द यूनिक कांस्टेंट रिक्वायर्स दैट एवरी वैल्यू इन द कॉलम इज टू बी यूनिक। द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ यूनिक कांस्टेंट इज एज फॉलोज। ये सिमिलर वैसे काम कर रहा है जिस तरह मेरी प्राइमरी की काम करी है, मगर प्राइमरी की में यूनिक होने के साथ साथ नॉट नल भी होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल दी हुई है क्या, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का एक टेबल क्रिएट करें जिसमें 3 एट्रीब्यूट रखें। फर्स्ट वन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय फ़ोन नंबर। देन हर एक कॉलम की डेफिनेशन दिखाई हुई है। एम्प्लॉय आईडी की डाटा टाइप क्या रख दें, डेसिमल, और उसको क्या कॉन्स्टेंट लगा दें, प्राइमरी की। एम्प्लॉय नेम की कॉन्स्टेंट लगा दें नॉट नल, और एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर लिख दें यूनिक। अब इस कॉन्स्टेंट में यूनिक जो है वो ये करेगा कि हर एम्प्लॉय का जो फ़ोन नंबर है डिफरेंट है, किसी भी 2 एम्प्लॉयज़ का फ़ोन नंबर एक नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सी कॉन्स्टेंट लगा दी है, यूनिक कॉन्स्टेंट लगा दी। नेक्स्ट वन इज चेक कॉन्स्टेंट। क्या करती है चेक कॉन्स्टेंट, इन एसक्यूएल सर्वर द चेक कॉन्स्टेंट डिफाइंस अ कंडीशन दैट ईच रो मस्ट सेटिस्फाई। क्या मतलब, ये चेक करेगी, हमने कोई कंडीशन लगाई हुई है कि चेक करना है कि 99 से ज़्यादा एज वाले लोग इस फैमिली ग्रुप में ना ऐड हो सकें, लगा दिया। अब जो भी एज अपनी एंटर करेगा हम हर दफ़ा ये चेक करते जाएंगे यार क्या इसकी एज 99 से ज़्यादा है या 99 से कम है, ठीक है। द कंडीशन रिटन इन द चेक इज क्वाइट सिमिलर इन इट्स स्ट्रक्चर ऑफ ईच कंडीशन रिटन विद इन द वेयर स्टेटमेंट। सिमिलर जिस तरह हम वेयर स्टेटमेंट में कंडीशन लगा के हर रिकॉर्ड को चेक करते हैं, सेम वैसे ही मेरी चेक कॉन्स्टेंट काम करती है। चेक मस्ट इंक्लूड फंक्शन सच एज गेट डेट और सब क्यूरीज। ये इसमें 2 चीज़ें मस्ट इंक्लूड हो सकती हैं आपकी चेक कॉन्स्टेंट में। ओके, सिंटैक्स क्या है लिखने का, क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ST मीन स्टूडेंट, इन्फो मीन इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का एक टेबल बनाया जिसका एट्रीब्यूट रखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मतलब कि सेक्शन, कौन से सेक्शन से बिलोंग कर रहा है, स्टूडेंट सेक्शन, फ़ी अंडरस्कोर पे, जो उसने फ़ी पे की है या नहीं पे की। आप देखो जो स्टूडेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, इसने नंबर रखा है, कॉलम का नाम, उसकी डाटा टाइप इंटीजर रखे, उसको क्या कर दिया, प्राइमरी की कर दी। नेम में कॉलम का नाम रखा है, उसकी डाटा टाइप वाचा रखे, उसको नॉट नल कर दिया। भी नेम में कोई भी वैल्यू रिकॉर्ड खाली नहीं होना चाहिए, और हमेशा स्टूडेंट नंबर यानी कि या रजिस्ट्रेशन नंबर या नंबर, आप कोई भी एट्रीब्यूट का नाम रख लो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमारे पास प्राइमरी की होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट का सेक्शन ये डिफाइन किया हुआ है, इसको वाचा रखा, और डिफ़ॉल्ट में क्या वैल्यू सेट की हुई है, MSc CS के बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्लास में हमने आप 50 लोग अगर एंटर करें तो उनका सबका सेक्शन लिखा आ रहा हो BSCS 4A 4B, ठीक है। नेक्स्ट, फ़ी पे की है या नहीं। अब इसके लिए हम चेक कॉन्स्टेंट लगाएंगे कि इतनी लिमिट है फ़ी की, जिस तरह आप लोगों के सेमेस्टर की 30,000 होगी, 40,000 होगी, 50,000 होगी। आपसे जो जूनियर्स आएंगे उनकी आपसे ज़्यादा फ़ी होगी, आपसे जो सीनियर्स हैं उनकी कम फ़ी होगी। तो हमने यहाँ पर रेंज डिफ़ाइन की हुई है, इंट चेक। ये चेक जो है ये कॉन्स्टेंट है। अब चेक किसके अंदर, ब्रैकेट में हम वो वैल्यूज़ पास करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ चेक करनी है। फ़ी पे ये कॉलम कहाँ होना चाहिए, बिटवीन 10,000 एंड 1,000 एंड 3,000। क्या आपने चेक करना है कि 1,000 या 3,000 के बिटवीन पे है, फ़ी पे हुई है स्टूडेंट की या फिर नहीं हुई, या इसके अंदर जो वैल्यू रिकॉर्ड एंटर करना है वो आपने 1,000 से लेके 3,000 तक एंटर करना है। रोल नंबर बार, ये एग्जाम्पल्स दी हैं, रोल नंबर वार्चल अगर आपने रखा तो उसमें आपने चेक कॉन्स्टेंट लगा दिए कि रोल नंबर लाइक CS 14% कि रोल नंबर इस वैल्यू में होना चाहिए। सिटी वार्चल 20 चेक, सिटी इन रहीम यार खान लाहौर इस्लामाबाद। दोबारा क्या किया, चेक किया कि सिटी चेक कर लो, रहीम यार खान की, लाहौर की या इस्लामाबाद की। ये कीवर्ड चेक कॉन्स्टेंट, उसके बाद आपने अंदर वैल्यूज़ पास करनी जो आपने चेक करना है। वेयर स्कॉलरशिप बिटवीन 5,000 एंड 20,000, ये आपने स्कॉलरशिप का एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया हुआ है जिस पे चेक की वैल्यू लगाई हुई कोई लिमिट कि यार ये इसमें फॉल करती है या फिर नहीं फॉल करती। ओके, डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट मैं भी ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या करती है, हमारे पास जो भी सिस्टम में डाटा है उसमें हमने बार बार एक सिमिलर डाटा को एंटर करने की बजाय एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दी कि अगर यूज़र ने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की तो उसकी जगह बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा आ रहा हो। जिस तरह आप वेब में मोस्टली लोग फॉर्म फिल करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हमेशा टेक्स्ट फील्ड में आपके पास लिखा आ रहा होता है एंटर योर नेम। उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू लिख के सेट की होती है कि अगर कोई नेम एंटर नहीं करा तो उसको समझ आए यहाँ नेम एंटर करना है।
आप अपना नेम एंटर कर देते हैं तो वो वैल्यू उससे रिप्लेस हो जाती। अदरवाइज अगर आप अपना नेम एंटर नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना लिखी हुई है एंटर योर नेम, वो उसको वैसे ही सेटल रहने देंगे। ओके, क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। दोबारा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का टेबल क्रिएट किया है जिसमें नंबर, नेम, स्टूडेंट और फी पे जो है एक 4 एट्रीब्यूट्स हैं। नंबर इंटीजर डाटा टाइप है, उसकी प्राइमरी की हुई है नेम वारशार नॉट नल, स्टूडेंट वारशार। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या लिखी है, MSc CSE किया है, यानी कि आपके सबके सेशन में मैं लिख दूँ बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है BScs 4, A और B आगे सेक्शन जो भी मैं मेंशन करूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट। ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं लेक्चर में। प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये बहुत इजी है और बहुत बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इन SQL सर्वर द फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट्स designates a column as a foreign key and establish a relationship between a primary key in different table. Foreign key is used to link two tables. The syntax for defining the foreign key constraint are as follows. अब इस एग्जाम्पल को गौर से देखो। एक टेबल क्रिएट किया मैंने एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आईडी एक एट्रीब्यूट ले लिया, डेसिमल उसकी डाटा टाइप है। फर्स्ट नेम एम्प्लॉय का ले लिया, एम्प्लॉय का लास्ट नेम ले लिया, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर ले लिया जिस पे मैंने कौन सी कॉन्स्टेंट लगा दी कि फ़ोन नंबर नॉट नल होना चाहिए, यानी कि हर एम्प्लॉय के पास कोई ना कोई फ़ोन नंबर होना चाहिए। एम्प्लॉय का मेल ले लिया, एम्प्लॉय की सैलरी ले लिया और डिपार्टमेंट आईडी भी ले लिया। अब आप गौर से देखो, ये डिपार्टमेंट आईडी ऑब्वियसली डिपार्टमेंट आईडी की प्राइमरी की होगी जो कि एम्प्लॉय के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। अब आपने इसको यहाँ पर फॉरेन की बनाना है। हमें पता है यार एम्प्लॉय का टेबल है तो एम्प्लॉय आईडी ही प्राइमरी की होगी। ये जो डिपार्टमेंट आईडी ये ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के टेबल की प्राइमरी की है, मगर यहाँ पर तो ये एज अ फॉरेन की है। तो अब इसको फॉरेन की बनाने के लिए सिंटैक्स क्या है, क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी डेसिमल 3 कॉन्स्ट्रेंट एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम को फॉरेन की बना दो। अभी आप लिखो या ना लिखो, ये हमने अपनी मर्जी से नेम डिफाइन किया। मैं यहाँ लिखूँगी कॉन्स्ट्रेंट फॉरेन की, आगे उस कॉलम का नाम जिसको फॉरेन की बनाना है, इस कॉलम को हमने फॉरेन की बनाना है। देन कीवर्ड रेफरेंसेस कि ये किस टेबल से रेफर कर रही है, डिपार्टमेंट वाले टेबल के डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट जो है वो डिपार्टमेंट वाले टेबल में प्राइमरी की पड़ा है और यहाँ पर आके फॉरेन की बन रहा है, इसलिए मैंने रेफरेंस उसका उस टेबल का देना है जिस टेबल में ये एज अ प्राइमरी की पड़ा होता है। ये डिपार्टमेंट आईडी जो है वो डिपार्टमेंट वाले टेबल में एज अ प्राइमरी की पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने रेफरेंस में क्या लिखा, रेफरेंसेस टेबल का नाम और कॉलम का नाम कि किस टेबल में ये वाला कॉलम एज अ प्राइमरी की पड़ा है वो रेफरेंस में लिख देना है। और बाकी जो हम ऐसे लिखते हैं कॉन्स्टेंट फॉरेन की और आगे अपनी फॉरेन की का नाम, कॉलम का नाम। ओके, नेक्स्ट वन इज, किसी को ना समझ आई हो फॉरेन की तो हम ऑनलाइन सेशन में इसको फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं, ये मोस्ट ईजीएस्ट है। ओके, ऑल्टर कॉन्स्टेंट क्या करती है, चेंज करती है। टू क्रिएट अ यूनिक कॉन्स्टेंट ऑन अ कॉलम व्हेन द टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड यूज द फॉलोइंग SQL। अब आपका एक बना बनाया टेबल है, उसको आपने चेंज करना है तो ऑब्वियसली कौन सी कमांड यूज़ होगी, ऑल्टर टेबल की कमांड यूज़ होगी। अब उसमें आप कॉन्स्टेंट्स लगाना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से कॉन्स्टेंट्स ऐड करते जाएं। हम यूनिक कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, ऐड कॉन्स्टेंट। क्योंकि मैंने टेबल बने हुए एम्प्लॉय के टेबल को चेंज करना है और उसके अंदर कॉन्स्टेंट लगानी है, तो इसका क्या मतलब, कीवर्ड क्या हो जाएगा, ऐड कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का नाम लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर फोन अंडरस्कोर यूनिक नाम रख दिया अपनी कॉन्स्टेंट का, आगे कॉन्स्टेंट की टाइप किया है यूनिक और वो एट्रीब्यूट पास कर दिया, वो कॉलम पास कर दिया जिसपे ये यूनिक वाली कॉन्स्टेंट लगानी है, फ़ोन नंबर पे लगानी है। टू क्रिएट अ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट ऑन द आईडी कॉलम, आप कहते हैं आईडी वाले कॉलम पे प्राइमरी की कॉन्स्टेंट लगानी है एक बने हुए टेबल में, तो फिर उसके लिए क्या कमांड लिखनी है, ऑल्टर टेबल पर्सन ऐड कॉन्स्टेंट प्राइमरी की और हमारे कॉलम का नाम। टू क्रिएट अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स ऑन द पर्सन आईडी कॉलम, आप फॉरेन की लगानी है पर्सन आईडी कॉलम में। व्हेन द ऑर्डर्स टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड यूज द फॉलोइंग SQL कमांड। बताया हुआ है कि ऑर्डर का टेबल पहले से ही बना हुआ है, मगर अब हमने इस ऑर्डर के टेबल में पर्सन आईडी वाले कॉलम को क्या कर देना है, फॉरेन की सेट कर देना है। तो ऑल्टर टेबल ऑर्डर क्योंकि बना हुआ है पहले से, उसको चेंज करें। ऐड कॉन्स्टेंट, अपनी कोई भी कॉन्स्टेंट का नाम लिख दो या ना लिखे। फॉरेन की, किस कॉलम को फॉरेन की बनाना है, पर्सन आईडी को। रेफरेंसेस पर्सन, ये वो टेबल है पर्सन का जिसमें पर्सन आईडी प्राइमरी की होगी, तो कहीं ऑर्डर्स वाले टेबल में आके फॉरेन की बन रही है ना, इसलिए हमने यहाँ पर पर्सन का टेबल लिखा और देन उसका एट्रीब्यूट क्या है, पर्सन आईडी।
टू क्रिएट अ चेक कॉन्स्टेंट्स ऑन द एज कॉलम। अब कह रहा है कि एज वाले कॉलम में चेक कॉन्स्टेंट्स लगाओ जबकि टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड था। ऑल्टर टेबल पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड था इसलिए हमने चेंज कर दिया। कॉन्स्टेंट किसकी लगानी है? ऐड कॉन्स्टेंट चेक एज इज़ ग्रेटर देन 18। जहाँ पर भी उसको एज ग्रेटर देन 18 मिल रही है वो क्या करे? कॉन्स्टेंट लगा दे उस पर, कि मतलब एज में 18 से ज़्यादा डिजिट वाली या 18 से ज़्यादा एज वाले स्टूडेंट्स जो है उनका रिकॉर्ड एंटर हो सकता है। To create a default constraint on the city column when the table is already created, use the SQL। अब कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट लगाएं सिटी कॉलम में कि बाय डिफ़ॉल्ट सिटी जो है हमारी रहीम यार खान ने लिखी है, हर स्टूडेंट को रिकॉर्ड में एंटर ना करना पड़े। हम क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऑल्टर कॉलम सिटी सेट डिफ़ॉल्ट सैडनेस। अब देखिए ऑल्टर कॉलम यहाँ पर किया है क्योंकि हमने एक सिटी के कॉलम को चेंज करना है। हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कोई वैल्यू सेट करनी। यहाँ पर हमने वैल्यू यूज़र से मांगी तो यूज़र यही एंटर। अब हमने सेट कर देनी कि अगर यूज़र ने नहीं एंटर की तो बाय डिफ़ॉल्ट भी उसमें कोई वैल्यू लिखा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? ऑल्टर कॉलम सिटी सेट डिफ़ॉल्ट के उसकी वैल्यू सेट कर दो डिफ़ॉल्ट रहीम यार खान। टू ड्रॉप एनी कॉन्स्टेंट यूज द फॉलोइंग सेंटेक्स। अगर आप कोई भी कॉन्स्टेंट रिमूव करना चाहते हो सिस्टम में से तो आपने क्या करना है? सिर्फ कीवर्ड यूज़ करना है ड्रॉप कॉन्स्टेंट और अपनी कॉन्स्टेंट का नाम। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मैं यही डिफ़ॉल्ट की कॉन्स्टेंट सिस्टम में से रिमूव कर दूँ तो मैंने लिखना है ऑल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप कॉन्स्टेंट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट मैंने लगाई थी इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर देना? कॉन्स्टेंट का नाम लिख दिया डिफ़ॉल्ट। जब ये डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट का मैंने नाम लिख दिया इसका क्या मतलब कि ये मेरा जो लेक्चर है वो और ये जो मेरा सिस्टम है वो रिमूव हो गया इस डिफ़ॉल्ट वाली कॉन्स्टेंट से। ओके, नेक्स्ट बचे ये आपके लैब टास्क हैं। अब ये जो लेसन 3 से हमने लैब टास्क जितने भी कवर किए इसमें हमने करना क्या है? क्या लिखा है? क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय टेबल इन डाटाबेस विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपने क्या करना है? एम्प्लॉय टेबल के नाम से एक टेबल क्रिएट करना है, डाटाबेस क्रिएट करना है। कोई भी आप डाटाबेस लिख दो, KFUEIT लिख दो, BSCS4 लिख दो या लैब मैनुअल 3 लिख दो। उसके अंदर आपने क्या करना है? ये एम्प्लॉय का एक टेबल क्रिएट करना है। किस तरह? आपने लिखना है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि ये सारा लेक्चर जो है हमने कवर करना है क्यूरीज के थ्रू। अब आपने क्यूरीज के थ्रू इसमें लिखना है। देन आपने क्या लिखना है? एम्प्लॉय नंबर नॉट नल होना चाहिए, उसकी डाटा टाइप नंबर भी होनी चाहिए और वो प्राइमरी की भी होना चाहिए। आपने लिख देना है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टेबल, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, एम्प्लॉय नंबर उसमें आगे डाटा टाइप नंबर दे देनी है, उसकी लिमिट लिख देनी है 3 4 5 जितनी है। आगे हम लिख देंगे कॉन्स्टेंट नॉट नल प्राइमरी की। ठीक है, इस तरह ये सारी आपने क्या करनी है? क्यूरीज के थ्रू ये सारे एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं। ये सब कुछ आपने इस लैब मैनुअल में जितना भी आपने काम करना है नीचे सारा वो सारा का सारा आपने थ्रू क्यूरीज करना है। 3 लैब टास्क हैं टोटल, बहुत ईजी हैं। ये जो ऊपर हमने लेक्चर पढ़े उन्हीं में से क्यूरीज जो भी हमने पढ़ी वो सारी क्यूरीज पढ़ के आपने ये अपने लेक्चर में कंप्लीट कर लें। डेडलाइन बचे आपको बता दी जाएगी। थैंक यू, बस दिस इज़ एंड ऑफ द टुडेज़ लेक्चर।